हेलो दोस्तों, एंग्जाइटी होना या बेचैनी होना हम में से हर एक व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी होता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति जिसको बेचैनी या एंग्जाइटी होती है, क्या हम सबको एंग्जाइटी न्यूरोसिस से शिकार पेशेंट बता देते हैं? क्या हम सबको एंग्जाइटी न्यूरोसिस का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं? आज इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी बेचैन हो सकता है, लेकिन उसको एंग्जाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट बताने के लिए या एंग्जाइटी न्यूरोसिस से पीड़ित बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं। उनको समझना ज़रूरी है ताकि आप एक सिंपल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और एक सीरियस एंग्जाइटी की प्रॉब्लम में डिफ्रेंशिएट कर सकें और कब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है इसको समझ सकें। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो सिंपल एंग्जाइटी और एंग्जाइटी न्यूरोसिस में डिफरेंस नहीं जानते और कब ट्रीटमेंट की आवश्यकता है इसको समझना चाहते हैं। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स यानी DSM, जो अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी का एक गाइडलाइन मैनुअल है, इसका 5th एडिशन यानी DSM-5 क्राइटेरिया के जो गाइडलाइंस है उस पर हम बात करेंगे, जिसमें हम आपको एक क्लियर कट गाइडलाइंस देंगे कि किस पेशेंट को आप एंग्जाइटी न्यूरोसिस से पीड़ित बता सकते हैं और किस व्यक्ति को एक सिंपल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम बता सकते हैं। यानी बेसिकली किसे इलाज की ज़रूरत है और किसे नहीं, किसे साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है और किसे नहीं, ये डिसाइड करने में ये टॉपिक आपकी मदद करेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता या एंग्जाइटी होनी चाहिए जो कि किसी और कारण से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है और जो कि वातावरण या सिचुएशन से बहुत ज़्यादा है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको किसी डरावनी चीज़ को देख के डर लग रहा है या सामने कोई स्ट्रेस है या एग्ज़ाम है उसके लिए टेंशन हो रही है तो वो माना जाएगा कि नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है जो वातावरण है या जो माहौल है उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हो रहा है और एटलीस्ट 6 महीने तक आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेचैनी रेस्टलेसनेस के साथ एसोसिएटेड है, तो ऐसे व्यक्ति को आप एंग्जाइटी न्यूरोसिस में क्लासीफाई कर सकते हो। साथ में होने चाहिए कुछ और फिजिकल सिम्टम्स जिसमें एटलीस्ट 3 या उससे ज़्यादा क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। सबसे पहला है रेस्टलेसनेस यानी कंटिन्यूस बेचैनी बने रहना, फटीग यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होना, नंबर 3 है कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होना यानी दिमाग बहुत ज़्यादा या तो ब्लैंक हो जाएगा या आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। चौथा है इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन। 5वां है मसल्स में टेंशन या खिंचाव या तनाव का एहसास होना और 6वां है नींद ना आना या लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता लगना नींद आने के लिए, नींद के समय भी रेस्टलेस का होना या अनसेटिस्फाइंग स्लीप का होना यानी सोने के बावजूद भी प्रॉपर नींद ना पूरी हुई हो। ये एहसास अगर आपको हो रहा है तो इन 6 सिम्टम्स में यदि 3 भी आपको हैं तो वो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है जिसको फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी बोलते हैं। ये क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है तो इसको एंग्जाइटी कैटेगरी में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो रहा है यानी आपको जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है और आपको कुछ और काम करने नहीं दे रहा है, आप कंटिन्यूसली अगर बेचैन रह रहे हो, अपनी हर एक्टिविटी में इफेक्ट कर रहे हो, आप अपना काम भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपना जॉब नहीं कर पा रहे हो, घर पर नहीं रह पा रहे हो, रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो ये एक एंग्जाइटी का क्राइटेरिया माना जाएगा। और लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें किसी और बीमारी की वजह से नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, कोई नशा कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है, कोई दवाई ले रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, कोई मेडिकल बीमारी है जैसे थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है, या किसी और मेंटल बीमारियाँ जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, पैनिक डिसऑर्डर्स है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन वगैरह है, सेपरेशन एंग्जाइटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये सब किसी और बीमारियों के लक्षण तो नहीं है, किसी और बीमारी की वजह से एंग्जाइटी नहीं हो रहा है तो हम उसे एंग्जाइटी न्यूरोसिस की क्राइटेरिया में रख सकते हैं। DSM-5 क्राइटेरिया में हर तरह की साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है। एंग्जाइटी के लिए अलग, डिप्रेशन के लिए अलग, फोबिया के लिए अलग, OCD के लिए अलग, तो ये सारे डिसाइड के लिए एक सेपरेट क्राइटेरिया बनाया हुआ है DSM-5 क्राइटेरिया के हिसाब से और इसे इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो आप किसी को एंग्जाइटी का डिसऑर्डर बता सकते हो, नहीं हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। उसको सिंपल एंग्जाइटी माना जा सकता है लेकिन एंग्जाइटी न्यूरोसिस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और ऐसे हर व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट को दिखाने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे हर व्यक्ति को इलाज की आवश्यकता भी नहीं है जिसको माइनर सा थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा है।
मान लीजिए आप कोई डरावनी चीज़ को देख के या एग्जाम के माहौल में या किसी और घर में स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से कि घर में अगर चोर घुस गए तो आपको बेचैनी हो रही है या किसी से झगड़ा हो गया तो आपको बेचैनी हो रही है, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। इसमें आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलने की आवश्यकता भी नहीं है और इसमें आपको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर जब बेचैनी या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाती है, फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होने लगता है, तो उसको बीमारी की कैटेगरी में रखा जाएगा और तब पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के यानी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के क्या है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि किसी व्यक्ति को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम तो है नहीं। सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और चिंता होनी चाहिए एटलीस्ट 6 महीने से, फिजिकल सिम्टम्स में एटलीस्ट 3 होने चाहिए जिसमें रेस्टलेसनेस, फटीग, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, मसल टेंशन और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इसमें से 6 में से एटलीस्ट 3 होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होना चाहिए जिससे वो अपना काम ना कर पाए, और लास्ट में कोई और बीमारी जिसकी वजह से ये एंग्जाइटी हो रही है या कोई और क्लियर कट कारण जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो उसको आप जनरलाइज एंग्जाइटी की बीमारी में डायग्नोस कर सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास भेज के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने डिप्रेशन पर भी पूरा डिस्कशन किया है, फोबिया और पैनिक डिसऑर्डर पर भी DSM-5 क्राइटेरिया क्या है उस पर भी सेपरेट वीडियोस किए, वो भी ज़रूर चेकआउट करिए ताकि आपको पता तो चले कि आपको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है भी या नहीं और क्या आपको मदद की ज़रूरत है या नहीं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।